हेलो एवरीवन। बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है नीट की 12 मई से, और उसके लिए आपको किस तरीके से मूव करना है उसके लिए कुछ एक छोटा सा डिस्कशन है। ये डिस्कशन इसलिए लिया गया है कि कुछ सिलेबस को लेके आपकी कंफ्यूजन हो सकती है, कितना पढ़ना है इस बात को लेके कंफ्यूजन हो सकती है, और क्या सपोर्ट हम लोग देने वाले हैं इस बात को लेके कंफ्यूजन आपके अंदर हो सकती है। तो ये जो एक छोटा सा हमने सेशन रखा है वो मेन पर्पस ये है कि मैं आपको गाइड कर दूं। तो सबसे पहला बेटा पॉइंट ये है कि टेस्ट सीरीज में आपने क्या सिलेबस हमने दिया है। तो हमने जो सिलेबस दिया है बेटा, आपके पास 2 चैप्टर हमने जूलॉजी के दिए हैं और 2 चैप्टर बॉटनी के दिए हैं जो बायो का सिलेबस है। मैं स्पेसिफिकली बायो बेस्ड बात करूंगा। तो जो बॉटनी का 2 चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और मिनरल न्यूट्रिशन, क्लियर है। तो पेपर बेटा हमारे पास चाहे बॉटनी का हो चाहे जूलॉजी का हो, प्योर एनसीईआरटी से आएगा, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चंस जो रहेंगे वो प्योर एनसीईआरटी से रहेंगे, उसके बाहर हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्लियर है। तो हमारा बेटा टारगेट ही रहेगा कि आपको प्रॉपर एक एनसीईआरटी की फील दें। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि आपका पेपर सिलेबस क्या है, 4 चैप्टर है, और उसमें आएगा कहां से, हमने कहा एनसीईआरटी से आएगा। दूसरा पॉइंट ये है, आपके पास जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला चैप्टर है उसमें सिर्फ हमारे पास कॉकरोच आएगा, अर्थवर्म और फ्रॉग के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस बात को लेके। अगर किसी ईयर फ्रॉग का कुछ आया था तो उसे आप एनिमल किंगडम का कंसीडर करें, उसे इस चैप्टर से कंसीडर ना करें। तो नीट में फ्रॉग और अर्थवर्म नहीं है, आपका सिर्फ कॉकरोच का क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। थर्ड चीज जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं बेटा यहां पर, कि आपको सिलेबस में मान लीजिए चैप्टर वाइज में आपसे डिस्कस करता हूं आपको क्या कैसे मूव करना है। जैसे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो आपको समझ के पूरा प्रॉपरली एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी। वहां पे हम ये नहीं बोल सकते इस टॉपिक से ज्यादा आएगा, पर स्पेसिफिकली ट्रांसपिरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो काफी ईयर्स तक काफी क्वेश्चंस को मतलब कैरी करता था। ट्रांसपिरेशन हो गया वो वाला पार्ट जिसमें हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता था। दूसरा अगर हम आ जाते हैं मिनरल न्यूट्रिशन में बेटा आपका फर्ज ये है कि आप रोल वाला पार्ट जो है कम से कम भी 10-10 बार लिखकर याद करो अगर आपको याद नहीं हो रहा है, क्लियर है। तो रोल मिनरल न्यूट्रिशन के हर साल पूछे जाते हैं, तो इसको आपको जरूर याद करना है। उसमें आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं रोल मिनरल्स के, एक तो रोल आता है, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ये वाला पार्ट आप देख सकते हो, और उन बैक्टीरिया के नाम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व हैं वो भी काफी क्वेश्चंस बनाते हैं, पर रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हम बेटा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन पे। मेरा ये मानना है मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी को लेके स्ट्रक्चर वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं होगा कि सारी सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट्स के नाम पूछ लेगा, बहुत रेयर ही आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं अभी भी मान रहा हूं आपको फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, कैसे चीजें टूटती हैं, वहां पर इंटेस्टाइन में कौन से सेल्स होते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे तो जो लास्ट होता है चैप्टर का, जिसको आप सबसे कम पढ़ते हो, वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि किस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल की मूवमेंट हॉर्मोन्स के थ्रू और नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होती है। और लास्ट का जो पार्ट हमारे पास कुछ डिजीज वाला पार्ट रहता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं। तो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि स्ट्रक्चरल पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको हाथी के दांत काउंट करने की जरूरत नहीं है, बट द क्वेश्चन शुड बी बेस्ड ऑन ह्यूमन टीथ। तो ऐसा नहीं होगा कि किसी ने अगर किसी के पैकेज में पढ़ लिया है कि रैबिट के भी दांत याद कर लो, उस पर क्वेश्चन आएगा, जो एनसीईआरटी में नहीं है वो नहीं आएगा। मैं बिल्कुल इस चीज को लेके श्योर हूं। क्लियर हो गई बात। दूसरा मैं यहां पर इस चीज को लेके बेटा आपको और बोल रहा हूं कि जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को आप पूरा एनसीईआरटी से पढ़ो। इसके अलावा जो आपके पास एक चैप्टर है मसल वाला और एक नर्वस सिस्टम, उसमें से भी स्टार्टिंग वाला नर्वस और मस्कुलर टिश्यू देख लेना, और ब्लड वाला पार्ट भी आप क्या कर सकते हो, सर्कुलेशन वाले पार्ट से देखो। तो उनको कंबाइन लेके चला करो, तो आपके लिए इजी हो जाएगा चीजों को समझना। तो ये हो गई आपके सिलेबस की बात कि क्या आएगा और कितना आपको पढ़ना है। दूसरी चीज बेटा, सोर्स क्या रखना है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि पढ़ने के लिए सोर्स क्या रखोगे, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास सोर्स। क्योंकि मैं हर टेस्ट सीरीज से पहले आपको डिस्कस जरूर करूंगा कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्लियर हो गया। अब सोर्स क्या रहने वाला है, सोर्स ये रहेगा बेटा, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं किसी चैप्टर के, अगर नहीं बनाए तो अब जरूरत नहीं है।
अगर आपने बना रखे हैं तो देखो कुछ बच्चों ने क्या किया था, एनसीईआरटी में ही लिख लिया था, उसे याद कर लो। कुछ ने प्रॉपर नोट्स बनाए थे, उन्हें याद करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले बैठकर तसल्ली से अपने नोट्स याद करोगे। तो अगर मैं सोर्स की बात करूं तो सबसे पहले आप नोट्स लर्न करो, है ना, नोट्स को लर्न करने को ले कह रहा हूं। उसके बाद आप एनसीईआरटी की कम से कम भी बेटा 2 से 3 रीडिंग करो, ठीक है। और अपनी जो डीपीपीज हैं उनको एक बार सॉल्व करो। अगर डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, साथ में कोई बुक लगाना चाहते हो अभी लगा सकते हो, लेकिन मान लो अगर बुक में 400 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पहला, तीसरा, पांचवा, एक छोड़ के एक कर सकते हो अगर आप सारे क्वेश्चन करने का समय नहीं है तो। सोर्स मेरे पास, नोट्स लर्न करो, एनसीईआरटी की 2-3 रीडिंग। पर एक चीज समझ लो ध्यान से, अगर आप ये वाले सोर्स एक बार करोगे तो बार बार आपने यही करने, आप सोर्स नहीं बदलने आपने। ये फाइनल टच आ गया, यहाँ पे अब सोर्स नहीं बदले जाएंगे। अगर आपने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो वही याद करो, एनसीईआरटी बार बार मार्क करके पढ़ते हो तो उन्हें ये याद करो, पर लिख के याद करने की कोशिश करो। अब सोर्स चेंज नहीं करोगे, नोट्स बना लिए तो उन्हीं को पढ़ो, ठीक है। और डीपीपी सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ मैं बताऊंगा अभी और क्या करना है आपको। कोई अगर बुक सॉल्व कर रहा था कभी तो उनके क्वेश्चंस में पहला, तीसरा, पांचवा ऐसे करके, मान लो टोटल 400 क्वेश्चन, आप 200 करना चाहते हो तो ऑड वाले कर लो, पहला, तीसरा, पांचवा ऐसे करके। क्लियर, इससे सारे तरह के क्वेश्चंस की कवरेज हो जाएगी, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और यहां पे आपने बेटा एक साथ में क्या करना है, मैं अभी इसके लिए भी आऊंगा इसमें, पर आपने नोट्स लर्न करने और एनसीईआरटी की 2 से 3 रीडिंग प्रॉपरली करनी है। दूसरी चीज, आपने एनसीईआरटी जिस दिन पेपर होगा, जैसे 12 मई को पेपर है, सुबह एक बार जरूर देखनी है। मेन लाइनें जैसे पलट के आप देखते हो उनको जरूर देखना है एक बार, क्योंकि ये एक हैबिट हो जाती है कि एनसीईआरटी देख रहे हैं, हमें चीजें बिल्कुल याद आ रही हैं, ऐसे करके एक हैबिट हो जाएगी। फिर हमने बात करना है कि हमारा क्या सपोर्ट है। हमारा सपोर्ट ये है बेटा, सबसे पहले, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नीट की टेस्ट सीरीज में हम कैसे साथ में मूव करेंगे। सबसे पहला सपोर्ट, हर एक चैप्टर की आपको एक एक्स्ट्रा वर्कशीट मिलेगी। वर्कशीट में ट्रू, फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे जो चैप्टर को मोर और लेस आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको उसके साथ आपको एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर रिकॉर्डिंग की फॉर्म में मिल सकते हैं, पर स्टिल आप एनसीईआरटी खुद पढ़ने की कोशिश करो। हाँ, किसी लाइन का मीनिंग समझ नहीं आता वो उस लेक्चर में से देख सकते हो। तीसरा पॉइंट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से ही प्रॉमिस किया था ह्यूमन फिजियो को लेके, तो मैं कुछ ना कुछ उसका आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। क्लियर, तो कुछ थी पर्सनल रीजन जिस वजह से मैं अभी अवेलेबल नहीं था कुछ दिन के लिए, तो मैं वो आपको प्रोवाइड करना साथ के साथ स्टार्ट कर दूंगा। तो ये बेटा आपके पास रहेगा कि किस तरीके से चीजों को मूव करना आपने। तो हमारा सपोर्ट देखो, सबसे पहला सपोर्ट है टेक्स्ट सपोर्ट, मतलब आपको टेक्स्ट फॉर्म में आपको वर्कशीट जरूर दे दें ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए। दूसरा सपोर्ट ये है बेटा हमारे पास कि अगर कोई भी डीपीपी सॉल्यूशन पेंडिंग होगा वो जरूर आपको इसके साथ मिल जाएगा। तीसरा सपोर्ट बेटा हमारे पास ये आपको बता रहे हैं, कोई भी आपका वीडियो जो इनको रिलेट कर दे, जैसे कि एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो, वो दे सकते हैं, नहीं दे देंगे। और उसके साथ बेटा हम क्या दे देंगे, एनसीईआरटी वीडियोस के अलावा हम आपको क्या दे सकते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा, मतलब वन शॉट टाइप से जो चैप्टर्स आपके वीक हैं उनको हम दे सकते हैं। उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये पहली टेस्ट सीरीज है, प्लानिंग करनी है हमने प्रॉपरली, तो उसमें समय लग सकता है, पर देंगे जरूर। इसके अलावा बेटा आपको क्या करना है, मतलब ये तो वो है जो हम आपको दे रहे हैं, आपने क्या करना है बेटा, अपना वीक का प्लान करना है कि मैंने किस किस दिन क्या क्या पढ़ना है। और टाइम लगेगा इस बार मतलब फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपको एक एक चैप्टर खत्म करने में 8-8, 9-9 घंटे लग जाए, पर उतना टाइम आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपको बेटा 11th पहले पढ़ी थी, 12th आपने रिसेंट पढ़ी है, तो टाइम आपको देना पड़ेगा। तो प्लीज उसके अकॉर्डिंग मूव करना। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं हर टेस्ट से पहले आपको एक बार सिलेबस डिस्कस कर दूंगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं। मैं सोर्स बता रहा हूं आपको तो मोर और लेस वो कॉमन रहेंगे, ठीक है। सपोर्ट आपको हर टेस्ट के पहले 2 दिन में कोशिश किया करेंगे कि जैसे वीकली होता है आपका, है ना, वेडनेसडे को टेस्ट है तो उसके पहले 2 दिन में ये सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। क्लियर है। सपोर्ट इन द सेंस बेटा आपको अभी तो सेल्फ स्टडी की ज्यादा जरूरत है, मतलब अगर आप ध्यान से देखें एनसीईआरटी बेस्ड आएगा तो सेल्फ स्टडी की ज्यादा जरूरत है, और जहां हमें लगेगा कि यार डिफिकल्ट टॉपिक है इसका आपको लेक्चर चाहिए वो जरूर देंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि हमारी तरफ से क्या रहेगा और आपको क्या करना है। पर मेरा ये मानना है बेटा आपको टेस्ट को देना जरूर है। टेस्ट की हम लोग एक ओएमआर भी आपको टेस्ट वाइज देंगे,
वो आप कैसे यूज करोगे, जैसे आपने क्या किया, टेस्ट दे दिया, अटेम्प्ट कर लिया ऑनलाइन, ठीक है, आप ओएमआर पे एक बार हो गया आपका, ओएमआर में फिल करके प्रैक्टिस कर लो, एक वो कर सकते हो आप। कुछ बच्चों को क्या होता है कि नेट की प्रॉब्लम होती है तो ओएमआर पे ही करना चाहते हैं, वो कर सकते हो। उस ओएमआर के साथ हम एक एनालिसिस शीट भी दे रहे हैं आपको, एक एनालिसिस की शीट दे रहे हैं। उस एनालिसिस की जो शीट आपने क्या करनी है, उस शीट में लिखना है कि आपने कितने सही करे, कितने गलत करे और किन टॉपिक से आपकी गलती हुई। उन टॉपिक्स को आपने जिस दिन टेस्ट होगा, जैसे वेडनेसडे टेस्ट है, उस दिन बैठ के उन टॉपिक्स को जरूर रिवाइज करना है, क्योंकि अगर गलतियां इंप्रूव नहीं करोगे तो टेस्ट देने का कोई बेनिफिट नहीं है। क्लियर होगी बात? तो हर टेस्ट के बाद जो आपकी एक साथ में एक एनालिसिस शीट अपलोड होगी आपके साथ। देखो एनालिसिस एक तो ऑनलाइन एनालिसिस है, दूसरा एक शीट मिल जाएगी पीडीएफ की फॉर्म में। आप उस शीट को आप अपने रजिस्टर में भी बना सकते हो, जरूर नहीं आप डाउनलोड करो, आप सेम शीट आप अपने रजिस्टर में लिख लो, उनके मेन पॉइंट्स, और उनको अपने रजिस्टर में ट्रैक करते हुए चलो कि मैंने ये टॉपिक दोबारा से देखे कि नहीं देखे। मतलब मान लो आपने कोई टॉपिक था, मिनरल का एक रोल था जो मिसिंग हो गया, क्या आपने उसको देखा दोबारा से, उस पर्टिकुलर मिनरल के सारे रोल याद किए? ट्रांसपोर्ट में कोई लाइन आपसे गलत हो गई, क्या आपने वो पैराग्राफ दोबारा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? डाइजेशन वाले पार्ट में कोई एंजाइम मिस हो गया, तो क्या आपने वो पैराग्राफ दोबारा पढ़ा नहीं पढ़ा? तो इस तरीके से हम बात करेंगे इसे, ठीक है? तो उससे आपको आइडिया रहेगा आप कहाँ गलती कर रहे हो और किस तरीके से उसे ट्रैक कर रहे हो। हमारे सपोर्ट पे बेटा जितना पॉसिबल होगा, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ कि टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट होता है मेरे को, और अभी मैं क्रैश कोर्स का सिलेबस फिनिश करने पर हूँ, तो ये विद इन वीक या 2 वीक में फिनिश होगा। तो मेरा सपोर्ट उसके बाद बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, 1-2 टेस्ट के बाद। अभी फिलहाल मैक्सिमम चीजें मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, आपको बहुत पढ़ा है, मतलब मैं ये मानता हूं कि जितना आपको पढ़ा है वो मोर देन इनफ है। अगर आप उसको ही दोबारा से इम्बाइब कर पाए तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। टेस्ट सीरीज में बने रहो, मैं लास्ट तक साथ हूं, आपको सारी चीजें मैं प्लान करके दे रहा हूं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पर आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है और साथ तक बने रहना है। हम हर चीज के लिए तैयार हैं कि अगर एग्जाम आगे गया तो भी हम तैयार हैं, सेम डेट हुआ तो भी हम तैयार हैं। तो बिल्कुल परेशान ना हो, आप लोग प्रॉपरली जैसा बताया वैसे ही पढ़े, आपको सीक्वेंस बता दिए कैसे जाना है, और वीक की प्लानिंग करें कि इस दिन हम ये पढ़ेंगे, इतनी देर में खत्म करना है। ऐसी प्लानिंग आप उसी दिन कर लें जब आप अगले टेस्ट के लिए जाने वाले होंगे। क्लियर है? चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सेकंड के डिस्कशन में। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इस टेस्ट को लेना है, क्या पार्ट पढ़ना है, आपको पूरा गाइड करूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।